नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजनाओं को लेकर सरकार द्वारा आम जन के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को लेकर आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से, पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से मौजूदा मुख्यमंत्री पर ये आरोप कि वो हमारी सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को एक एक करके बंद कर रहे हैं। उसके बाद चिट्ठी का आना और फिर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का 1.5 साल वर्सेस 5 साल का जवाब। क्या कुछ इसके मायने और क्या राजस्थान की सियासत में कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर आज अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा है, ये कहते हुए कि आज व्यस्त हैं सभी लोग। बीजेपी ने भी इस विषय पर अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा है। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनके साथ हम इस चर्चा को समझेंगे, बढ़ाएंगे आगे और राजस्थान की जनता जाने कि दरअसल ये जो रार तकरार सोशल मीडिया पर चल रही है, इसके मायने क्या है, इससे क्या जनता में संदेश जाता है और दरअसल जनता के काम की चिंता किसको कितनी है और जनता के काम आगे बढ़ने में इससे कितनी मदद मिलती है। हमारे साथ जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार और डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, बहुत लंबा अनुभव है आपका और बहुत सारी सरकारें देखी है। बदलती है सरकारें तब पूर्व की सरकारों के मुखियाओं के द्वारा इस तरह के बयान भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री ने घेरा हो या अपनी सरकार की योजनाओं की याद दिलाई हो, लेकिन जब कोई 3 बार का मुख्यमंत्री ये कहता है कि हमारे वक्त शुरू की गई योजनाएं जो हैं वो बंद की जा रही हैं, तो उससे क्या राजस्थान की जनता समझती है, क्या उसका राजनीतिक असर होता है? देखिए मीना जी, अशोक गहलोत जी का जो 3 बार का जो टेन्योर रहा है, अगर उस पर हम निगाह डालें तो साफ जाहिर होता है कि जिनको ये जनता के अनुरूप जो लाभार्थियों के लाभार्थ के लिए जो योजना शुरू की गई थी, उन सबको इलेक्शन के दौरान जनता ने नकार दिया। चाहे वो 1998 में आप पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2003 में जो 2098 में जो संख्या कांग्रेस की आपकी 153 थी, इनकी ऐसी लोक भावन योजनाओं के कारण ही वो घट करके सत्तावन पे आ गई। 2003 के जब चुनाव हुए, आपके जब 2008 में फिर ये आए दोबारा, 2008 में इनके आए तो इनकी जो संख्या थी वो घट करके आपकी फिर 21 पर आ गई। अब की बार जो आए इनकी लोक भवन जो योजना इन्होंने चलाई, जिनको कहते हैं लोक भवन, जनता ने इतना इनको स्वीकार किया कि इनको विपक्ष में बैठा दिया और 70 सीटें आई। तो ये तो साफ तौर पर जाहिर है कि ये अपने मुंह मीठे ये अपने आप को अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा नेता भले साबित करने का कोशिश करते रहे, लेकिन जनता इनको स्वीकार नहीं करती अब तक। और दूसरी बात, आपके आपके भजन लाल शर्मा, इनकी उन योजनाओं, मुझे पता नहीं कौन सी योजना बंद की है, कौन सी योजना की नहीं की है, लेकिन उन योजनाओं को क्यों शुरू करें या उनको क्यों ना बंद करें। जिन योजनाओं को लेकर के इनकी सरकार का ढपड़ा बैठा और ये सरकार विपक्ष में चली गई, क्या उन योजनाओं को शुरू करना भजन लाल के लिए आत्मघाती साबित नहीं होगा? क्या जल जीवन मिशन योजना शुरू की जाए, जो या जिस तरीके से घोटाले हुए उस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए? ये संभव नहीं है। ये अब हाल ये है, अशोक गहलोत जी की स्थिति हताशा की स्थिति है। पार्टी में उनको ना कोई वेटेज है और ना कोई उनको कोई ध्यान दे रहा है इनकी तरफ। दिल्ली और जयपुर के भले चक्कर काटते रहे, लेकिन इनको आगे का भविष्य कोई अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। और इसी का ही परिणाम है कि यह कभी कभी कोई स्टेटमेंट देते हैं, कभी कोई स्टेटमेंट देते हैं। अभी आपको ध्यान हो तो पिछले दिनों ने गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई आप हमारे मानहानि के मुकदमे वापस ले लो, हम आपको बैठ करके जनता की सेवा के लिए जो कुछ कर सकते हैं बैठ कर योजना बनाएंगे। क्यों ले लें? पहले तो हम जो सत्ता के मद में थे, आप
तब तो आपने किसी की सुनी नहीं और अनाप शनाप आप बयान देते थे और इस तरह की बातें करते थे, तो उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका तो नतीजा यही रहा कि जब जब इनको चीफ मिनिस्टरशिप मिली तब तब इनको जनता इनकी योजना को जनता ने नकारा है और भाजपा दोबारा से सत्ता में आई है। अब हालत ये कि कांग्रेस में तो इनकी स्थिति अभी ज्यादा बन नहीं पा रही है, क्योंकि इस रिजल्ट के बाद जो केंद्रीय कमान है, मुख्य कमान, हाई कमान है, तीनों, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, इनको कोई वेटेज नहीं दे रहे और उनकी सारी निगाह सचिन पायलट के ऊपर है। तो कांग्रेस में भी जो तबका है, बड़ा तबका है, वो भी सचिन पायलट के साथ ही खड़ा दिखाई दे रहा है। इस कारण ये अपनी राजनीतिक स्थिति को दिखाने के लिए, राजनीतिक वजूद को दिखाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं और ये करते रहते हैं। भजन लाल शर्मा आपको पहले तो चुप रहते थे, लेकिन शुरू में कांग्रेसियों को उम्मीद थी कि पर्ची की कथा, तथाकथित पर्ची की सरकार है, कुछ दिन चलेगी, नहीं चलेगी, उसके बाद गायब हो जाएगी। अब इनको ये लग गया कि भजन लाल शर्मा ने तो 1.5 साल के टेन्योर में अपने कामकाज से पैर जमा लिए हैं और इनको कैसे हटाया जाए, इनको कैसे कमजोर किया जाए, तो इस तरह के स्टेटमेंट इसी परिप्रेक्ष्य में दिए जा रहे हैं जिनका जनता कोई नोटिस, मैं नहीं समझ पा रहा कि कोई नोटिस लेने की स्थिति हो जनता की, तो वो इस बार इतने नेता होते तो इनको स्थिति ऐसी बदतर नहीं होती कि ना कोई घर का पूछ रहा, ना कोई घाट का पूछ रहा, स्थिति इनकी ऐसी हो गई है। तो मैं ही समझता हूँ कि राजनीतिक रूप से बयानबाजी और है, ये है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भजन लाल शर्मा ने जिस तरीके से जवाब देना शुरू किया है उससे इनको और तलमिलाहट होगी और बोलेंगे, कहेंगे और इसी का नतीजा आगे के कुछ दिनों में और देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार इस बार बड़ी कठोर है, सख्त रवैया अपना रही है। वो कई मामलों में अब देखने को आ सकता है, वो नहीं मानती और इनके खिलाफ वर्तमान 1.5 साल के टेन्योर में, आगे का कहता नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं बना जिससे लगे कि सरकार फेल्योर है और इनके खिलाफ कोई आरोप प्रमाणित होने लायक हैं। तो इससे थोड़ा बौखलाए हुए हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, एक समस्या इनके सामने सबसे बड़े वो आनी है, जो इनका ओएसडी लोकेश शर्मा था, इसने जो 164 के बयान दिल्ली के कोर्ट में दर्ज कराए हैं फोन टेपिंग को लेकर के, वो इनके लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा करने वाला है और ये हो सकता है कि जो जांच चल रही है इसमें इनको ज्यादा इतिहास में ये अपने आप में एक अजूबा जिसको कहते हैं उदाहरण है कि ओएसडी इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री की जान की एक तरह से आफत बन गया हो। लेकिन डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, जो बात राकेश वशिष्ठ जी ने की, आज कांग्रेस पार्टी द्वारा इस विषय पर प्रवक्ता नहीं भेजा जाना, क्या इस बात को कहीं नहीं, क्योंकि बाकायदा ये कहा गया कि आज सभी लोग व्यस्त हैं मीटिंग के लिए, मतलब अब पूर्व मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं या क्या बोलते हैं अशोक गहलोत जी, पार्टी का इसमें कहीं ना कहीं टेक नहीं है या पार्टी इससे वास्ता नहीं रखती है, इस तरह का अर्थ संदेश क्या पार्टी दे रही है? मीना जी, बात तो सही है, इस समय कुछ ना कुछ तो स्थिति ऐसी है, क्योंकि जो कांग्रेस की जो स्थिति है, अंदर इंटरनल स्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी चल रहा है। वो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ अशोक गहलोत के लेकर ही नहीं है, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट को है, अशोक गहलोत वर्सेस गोविंद डोटासरा है, और भी और से इश्यूज हैं जो अशोक गहलोत को काफ़ी पीड़ा पहुंचा रहे हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि वो जिस तरह के जादूगर रहे हैं, जिस शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने छुआ है और वो जो कांग्रेस अध्यक्ष तक के लिए उनका नाम गया और जिस तरह से उन्होंने उसको ठुकराया, तो लोगों का ये मानना था कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती जीवन की थी, क्योंकि उनको वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कांग्रेस अध्यक्ष के पद। मगर नहीं किया, उनका राजनीतिक मोह था कि वो अपनी जो योजनाएं, जिसको लेकर आपने ये जो बात आज शुरू की है, उस पर उनको विश्वास था कि राजस्थान में जो उन्होंने योजनाएं शुरू की हैं, उन योजनाओं के बल पर वो अपनी सरकार पुनर्गठित करेंगे और 5 साल के लिए राजस्थान का नेतृत्व देंगे। अनफॉर्चुनेटली योजनाएं अच्छी थी, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी उसका कोई मुकाबला नहीं था। भाई साहब ने जल जीवन मिशन की बात की, वो जल जीवन मिशन का पैसा सेंट्रल का है,
सेंट्रल ने पैसा दिया था जल जीवन मिशन के लिए, जिसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ, सुबोध अग्रवाल का नाम आया, महेश जोशी अंदर गए, तो कहीं ना कहीं जो छीटा है वो अशोक गहलोत के दामन तक भी जाता है। अगर उसकी सरकार के अंडर में कोई इस तरह का कृत्य होता है या उसके अधिकारी पकड़े जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ गवर्नमेंट तो है, जो गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहा है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता ही है। मीना जी, बात यह है कि भजनलाल सरकार वर्सेस अशोक गहलोत, देखिए अशोक गहलोत राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने मैसेज क्या दिया था? उन्होंने मैसेज ये दिया था कि भजनलाल सरकार एक ऐसे तबके से आए हैं जिसको पूरा बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पास राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। उस आदमी को नेतृत्व दिया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग अब नहीं चाहते कि वो 5 साल की सरकार चलाए। वो सिंपैथेटिकली था कि बीजेपी के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि एक आम आदमी चुन के अगर मुख्यमंत्री के पद पर आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं गलत नहीं हूं तो यही संदर्भ था उस चीज का, है ना? तो मीना जी, जब ये संदर्भ था तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टी करने का उद्देश्य था इसका। भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वसुंधरा राजे को लेकर के हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ को लेकर के हो, चाहे अरुण चतुर्वेदी हो या पूनिया हो या जाट नेतृत्व हो, इन सब के बीच में जो भजनलाल की स्थिति है उसको लेकर के उन्होंने बात कही थी। और जहां तक योजनाओं की बात है, जो राकेश भाई साहब ने कहा, योजनाएं तो अशोक गहलोत की नो डाउट मीना जी बहुत अच्छी योजनाएं थी। अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता और पार्टी का जो अधिकार जो नीचे का तबका है वो पूरी तरह से लगता, तो मेरे को लगता था कि सरकार बन जाती। क्यों गिरजा व्यास ने बाद में मुझसे पर्सनली कहा था, अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, भगवान आत्मा को शांति प्रदान करे, कि जो हालात है कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने जो कार्यकर्ता उससे तारतम्य नहीं बिठा सक रहा। जो एक हार्मोनी होनी चाहिए थी। आप वर्कर का काम नहीं करोगे तो वर्कर आपका काम क्यों करेगा? योजनाएं होती है जनता के लिए और योजनाओं का लाभ जनता तक लेके जाता है कार्यकर्ता। मगर कार्यकर्ता जो उम्मीद अपने नेताओं से करता है, मंत्री बनने के बाद अगर नेता उसका काम नहीं करते तो वो लोग सत्ता से दूर होते हैं। कमोवेश यही स्थिति आज बीजेपी की भी है। आज जो 1.5 साल का भजनलाल की सरकार चुनी गई है उसमें भी कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे। कार्यकर्ता मीना जी क्या चाहता है? जी, ये एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है डॉक्टर मुनेश हरवाल। और पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा ये आरोप लगाना कि हमारी योजनाओं को एक करके बंद किया जा रहा है, ये एक अलग मुद्दा है। वैसे तो हर मुख्यमंत्री अपनी योजनाएं लागू करने के लिए फ्री है और पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाएं अशोक गहलोत जी ने बंद नहीं की होगी इसकी भी गारंटी नहीं है। बहुत सारी ऐसी लिस्ट है, बहुत कुछ ऐसा है, लेकिन अभी जी एक मिनट मीना जी, जैसे आपने एक प्रोग्राम किया था जो अंग्रेजी महात्मा गांधी कॉलेज वो धीरे धीरे बंद करने के कागार पे जाते रहे। आप ही ने चलाया था, वो एक अच्छी योजना थी अशोक गहलोत की, बंद हुई ना। उसके ऊपर जितना फोकस मिला चाहिए था उतना नहीं मिला। चिरंजीवी योजना 25 लाख की इंश्योरेंस वाली, पूरे 25 लाख आज नहीं मिल रहे। भले ही 25 लाख की जगह 10 लाख मिलता था, लोगों को 5 लाख मिलता था, लोग फायदा तो ले रहे थे ना मीना जी। चिरंजीवी की बात की, महिलाओं की बात कीजिए, ओपीएस की बात कीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम अशोक गहलोत ने वापस चालू की थी राजस्थान के कर्मचारियों नई गवर्नमेंट में आके ओपीएस को लेकर वापस रगड़ा शुरू कर दिया है। कर्मचारी उससे काफी नाराज है। नियमित पदोन्नति की बात थी, वो हो गया। संविदा कर्मियों की बात, ठेका कर्मियों की बात अशोक गहलोत ने कही थी, जो अब धीरे धीरे जिस तरह से होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी।
हर सरकार जो आती है और हर मुख्यमंत्री अपना एक अलग विजन रखता है। मौजूदा मुख्यमंत्री जैसे अशोक गहलोत जी की बात करते हैं तो फ्री मेडिसिन, चिरंजीवी, ये सब उनकी प्राथमिकता या उनका ऐसा प्रेम था इन सब आम जनता के विषयों से कि उन्होंने अपने नाम इन सब मुद्दों को किया कि देश में आज चर्चा होती है। फ्री मेडिसिन अशोक गहलोत ने शुरू की, चिरंजीवी अशोक गहलोत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। वैसे ही इस सरकार को, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी कहीं ना कहीं अपने खाते में कुछ जरूर करना है। वो क्या करने की सोच रहे हैं, उनकी प्राथमिकता क्या है, वो अभी कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं है। बात ये है इस वक्त जगदीश शर्मा जी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आप अपने 5 साल का हिसाब हमारे 1.5 साल के हिसाब से पूरा करिए। कितनी मौजूदा मुख्यमंत्री की 3 बार की मुख्यमंत्री को ये बात उचित और तार्किक दिखती है, ग्राउंड पर काम नजर आता है? रीना जी, ऐसा है, अशोक गहलोत और भजनलाल शर्मा की तो तुलना आपस में नहीं हो सकती। ये बात मतलब अभी बेमानी हो जाएगी, क्योंकि कहाँ अशोक गहलोत जो 3 बार सेंटर में मिनिस्टर रह लिए हैं, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह लिए हैं, 3 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनका जो वास्ट एक्सपीरियंस है, जितना काम उन्होंने किया है, जितने तरीके का किया है, वो बहुत बड़ा है। भजनलाल तो पहला कोई भी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। भजनलाल तो पहली बार एमएलए बने, उनको सीट भी ऐसी चुनकर दी गई जहां पर कि कहते हैं इमरजेंसी के बारे में कहते थे, इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ कि किसी खंबे को खड़ा कर दो, वो खंबा भी जीत जाएगा। बीजेपी के लिए मानी जाती है, जहाँ कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हो वो जीतेगा। अब अशोक गहलोत जो है वो तो नाराज है और क्यों इस प्रकार के ऊपर कमेंट करते रहते हैं। भजनलाल शर्मा ने बड़ा अच्छा कमेंट दे दिया था, ये जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये आपके 30 साल के काम और हमारे 1.5 साल के काम बराबर है। उसका कारण ये है कि भजनलाल शर्मा ने 1.5 साल में जो कुछ किया है, वो लगता ऐसा है कि अशोक गहलोत 3 टर्म में भी पूरा नहीं कर पाए। अभी मुनीश अरोड़ा जी जो है जिक्र कर रहे थे कि अशोक गहलोत की स्कीमें बहुत अच्छी थी जो पिछले टर्म की थी, लेकिन उनको लाभ नहीं मिला। आप बताइए कि इतनी सारी स्कीम एक साथ 6 महीने में की गई कि उन्होंने स्कीम तो शुरू में बनाई नहीं थी, उनको बाद में लगा कि नहीं, जैसे तैसे कर करा साम दाम दंड सब कुछ लगाकर और मैं किसी तरीके से चुनाव दोबारा जीत जाऊं। उन्होंने वो सारा जो केंद्र से मिलने वाला पैसा था या जो स्टेट का था, सबको खूब खर्च किया और खूब योजनाएं लाई। उसमें चिरंजीवी योजना भी थी और बहुत सारी स्कीमें थी, जगह जगह कैंप लगाए गए इसके लिए। ऐसा सिलसिला होता नहीं है कि सरकारी सड़क के फुटपाथ पर बैठकर टेंट के अंदर कैंप लगाए और पब्लिक के काम हो साथ में, सब कुछ किया, लेकिन करने के पीछे अशोक गहलोत की मंशा दूसरी किस्म की थी। काम करने के पक्ष में नहीं था, सबका दोबारा पाना उनका लक्ष्य था। अगर सचमुच में काम करने का लक्ष्य होता तो वो पहले साल से ही काम करना शुरू करते। उन्होंने अंतिम 6-8 महीने काम किया बस केवल, और बाकी 4.5 साल तक जो है वो आपस की लड़ाई सीता के जो अशोक गहलोत की आदत भी है वो करते रहे, लड़ते रहे और वो लड़ने की गंदगी को ऐसा गंदा किया कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर अभी तक उसकी गंदगी नजर आती है बार बार। ये आदत बन गई थी अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत की सबको लगे कि वो होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। रेस्पेक्ट खत्म हो गई थी उनके सामने कांग्रेस के बड़े लीडर्स की। एक कॉकस था जो आपको पता है, जिसमें लोग आप भी
चीजें निकल रही हैं फूट फूट के बाद। तो कांग्रेस की बस्ती में काम करता था सरकार में, तो अशोक गहलोत बहुत कॉन्फिडेंस के लोग। तो इसलिए अशोक गहलोत जो है वो इतने सीनियर होकर भी कई दफे हल्की बातें करते हैं। उनको पता नहीं है ये जो सरकार भजनलाल सरकार बनी है ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये उनकी दया से नहीं बनी है। जी 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 तो जो सरकार जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़कर बनी हो और जिसको फुल कॉन्फिडेंस हो और फुल मेजोरिटी में हो, उस सरकार के बारे में अशोक गहलोत को ऐसी क्या बात करनी चाहिए थी। हम्म, ये इसलिए अशोक गहलोत जो है पिटाई के मामले में पिटते हैं अपने बयानों से। जी बात ये है, राकेश वशिष्ठ जी, जो बात जहां से आपने शुरू की जगदीश जी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि दरअसल अशोक गहलोत की जो कार्यशैली रही और आज के मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है, पहली बात तो ये कि दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती अनुभव के लिहाज से, दोनों में बहुत बड़ा गैप है। दूसरी बात ये कि अशोक जी ने अपने शासन के दौरान जिस तरह से काम किया, जिस तरह के दबाव उन पर रहे, वो एक बहुत ही अलग मुद्दा है। स्थिति आज की है, आज की परिस्थिति में अशोक गहलोत अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं, ये बात आपने कही और कुछ इसी बात को जगदीश जी ने और डॉक्टर मुनेश अरोड़ा ने कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया है। राजस्थान कांग्रेस में और देश की कांग्रेस में, क्योंकि इन दिनों इस तरह के बयान भी आ रहे हैं अलग अलग कुछ लोगों की तरफ से, इस तरह की कुछ पॉडकास्ट में इस तरह की बातें आ रही हैं कि सोनिया गांधी ने एकदम तय कर लिया था कि उनको अशोक गहलोत को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है और उसके बाद जो कुछ हुआ। बहरहाल, क्या अब केंद्र की राजनीति में अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सच हकीकत ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के पास भी अशोक गहलोत जैसे कद के नेताओं की आज की तारीख में शायद कहीं जरूरत भी है, लेकिन केंद्र में और खास करके आला कमान में उनकी पहले जो छवि थी और आज जो है उसमें भी एक बड़ा फर्क आ चुका है। अब अशोक गहलोत का सीधे सीधे सरकार पर प्रहार करके जनता की आवाज और जनता के मुद्दों को कहीं ना कहीं जगह देना पर्पज या अपनी जगह को मजबूत करना पर्पज, जो बात आपने कही थी मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ राकेश जी, कि दरअसल जनता की आवाज से ज्यादा खुद के अस्तित्व की जंग जो है वो इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री के सामने बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल। जहां तक कांग्रेस के आला कमान का सवाल है मीना जी, वहाँ जो वर्तमान परिस्थिति में केवल राहुल गांधी की चलती है, जैसा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। और राहुल गांधी में राजनीतिक चतुराई नहीं है, लचीलापन नहीं है। राहुल गांधी जो दिमाग में तय कर लेते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, चाहे उनको कितना भी नुकसान हो और या कुछ भी हो। तो इससे ये तो अब जाहिर है फिलहाल की परिस्थिति में कि अशोक गहलोत को केंद्रीय आला कमान से कोई इमदाद नहीं मिलने वाली, ना इनके प्रति कोई सहानुभूति का भाव आने वाला। तो अब क्या करें, क्या अब इन दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है कि इनको राजस्थान में अपने पैर कैसे जमाए रखें जो उखड़े हुए हैं। सचिन पायलट जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे इनको और वो इनके लिए बड़ा घातक है, क्योंकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी बोलचाल में, आपको निकम्मा, नालायक, जाना क्या क्या उन शब्दों के लिए कहा और उठापटक की। और इसका इस बात को कोई नहीं भूल सकता। अब आप एक तरफ तो भजनलाल जी को सलाह दे रहे हैं कि दिल्ली से जयपुर तक आपको हटाने की साजिश चल रही है। आप मुख्यमंत्री थे, आपको खुद को ही पता नहीं लगा कि इनके खिलाफ क्या साजिश हो रही है, और 1 महीने तक सभी एमएलए को, सरकार को होटल में रहना पड़ा। अगर इतने ही सजग होते तो अपनी सारी इस तरह की कार्रवाई क्यों होती इनके समय में, क्योंकि पूरा समय इनका अपने सत्ता को बचाए रखने के लिए ही रहा, 5 साल का जो टेन्योर रहा। और ये बात सही है जो जगदीश जी कह रहे थे कि जितनी भी योजनाएं उन्होंने शुरू की उस साल शुरू की जिस साल चुनाव होने थे, तो आप उन योजनाओं को कैसे पूरा होने की उम्मीद कर सकते हैं। वो देखने में तो बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनका धरातल पर उतरना बड़ा मुश्किल था। दूसरी बात यह है कि उनमें आपको ध्यान हो तो उन्होंने मोबाइल की
और फ्री कई चीजों की घोषणा की थी। एन मौके पर उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन करा लिए, भागा दौड़ी हुई। तो कुछ मेरे ख्याल से 10-20% की तो मैं कहता नहीं, और आम लोगों को एक बिजली वाला जरूर हुआ, बिजली वालों को जो 100 यूनिट का जो लाभ मिलना चाहिए था उसका जरूर फायदा हुआ। बाकी के और किसी योजना से आम जनता को कोई फायदा नहीं मिला, और उससे जनता के मन में इनके प्रति थोड़ा आक्रोश भी जाहिर हुआ, और जिसका नतीजा चुनावी नतीजों में देखने को मिला। अब ये खुद नहीं समझ पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब ये बात सही है कि इनको राजनीति का जादूगर कहते हैं। ये अपने आप को खुद भी अपने आप में कई बार कह चुके हैं कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ। हाँ, जादूगरी दिखाई इन्होंने अपनी पार्टी पर ही दिखाई। अपनी पार्टी का जब ये आए, जब उन्होंने भट्टा बैठा दिया, और इनको लेने एक कांग्रेस की मजबूरी ये थी कि इनका कोई ऑल्टरनेट नहीं था इसके, क्योंकि उस समय पिछले टेन्योर में 2 बार जब वसुंधरा का भी कोई इनके पास ऑल्टरनेट नहीं था, इसलिए बीजेपी को तो मजबूरी थी कि वसुंधरा को रिपीट किया। लेकिन बीजेपी तो संभल गई, उन्होंने भजन लाल को मौका दे दिया आगे के लिए। अब इनको क्या मौका मिल पाएगा मैं नहीं समझ पा रहा। अब तो इनके सामने आगे दिक्कत ही दिक्कतें, जिनसे निजात पाना बहुत मुझे तो मुश्किल ये लगता समझ है। नहीं आ रहा राकेश जी कि दरअसल 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार की केंद्रीय मंत्री, 3 बार के अध्यक्ष के सामने दिक्कत है क्या? उनके पास तो इतिहास ही इतना समृद्ध है, इतना कुछ है कहने को, और वो अक्सर कहते भी थे कि मैं तो राजनीतिक जो है प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू करूंगा रिटायरमेंट के बाद। हालांकि अशोक गहलोत जैसे नेता कभी रिटायरमेंट लेते नहीं है, बात ये भी है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सवाल ये कि जिस तरह की आज की सरकार की कार्यशैली है, सरकार काम कर रही है, उसमें भजन लाल शर्मा जो पहले जवाब नहीं दिया करते थे, अब पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने जवाब देना भी शुरू कर दिया है। जनता में इस तरह की जो बातचीत होती है, इस तरह की जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और प्रहार, और जो भी कुछ इस तरह की तस्वीर 2 मुख्यमंत्रियों के सामने होती है, जनता भी सोचती तो जरूर है कि भाई दरअसल काम हो कितने रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को भी एक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं अशोक जी। बिल्कुल मीना जी, सही कहा आपने। बिल्कुल यही एक जो मेन बात है वो यही है। इसमें 2 ही उद्देश्य थे स्टेटमेंट के अंदर। एक तो जनता को सचेत करना, जनता सचेत होती है कि देखिए हमने जो योजनाएं शुरू की थी, चिरंजीवी का पूरा लाभ जनता ने उठाया, और 3-4 साल पहले शुरू हो गई थी चिरंजीवी। उन्होंने जिले बनाने वाली बात भी बहुत पहले कर दी थी। उसके लिए राम लुभाया आयोग और वो कमेटी बनाई थी, उसके बाद दूसरी कमेटी बनी थी, वो 52 जिले बनाए, उसके बाद तहसीलें बनाई। वो काम उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया। मगर हाँ, ये बात है कि वो जो अस्तित्व में आए जिले, वो लास्ट के 6 महीने में आए। उन्होंने स्कूलों को भी काफ़ी बढ़ाया। स्कूलों के जो हायर लेवल के जो स्कूल थे, हायर सेकेंडरी लेवल के या 12वीं तक के स्कूलों को बढ़ाया, महिला महिला स्कूल खोले, कॉलेजों की संख्या बहुत बढ़ाई, जिसको भजनलाल सरकार ने अभी कुछ कम किया है क्योंकि उतने लोग नहीं आ सक रहे थे। मीना जी, जो आपका मूल प्रश्न है कि क्या इस तरह का मैसेज जनता के लिए है, या इसके दोनों ही उद्देश्य थे, बहुत क्लियर थे कि अशोक गहलोत एक तो भारतीय जनता पार्टी को भी एक मैसेज दे रहे थे कि अगर आप ऐसे आदमी को चुन के लाते हो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो नीचे से ऊपर उठ के आया, जिसका कोई गॉड फादर नहीं है, तो उस तरह उसको आदमी को काम करने देना चाहिए। परफेक्ट जो लोग हैं जैसे वसुंधरा जी हैं, ये लोग उनके काम में हर्डल पैदा नहीं करें या सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करें। इससे जो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है या मदन राठौड़ की स्थिति है, उसको उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की। और दूसरा, आम जनता की बात की उन्होंने। मीना जी, एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं। आज उदयपुर में कोर्ट में स्ट्राइक हुई है। आज सारे वकील स्ट्राइक पर रहे क्योंकि वकीलों के साथ जो मारपीट हुई उसको लेकर के पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तो जो आपने एक बार पहले भी कहा था कि अधिकारी भजनलाल सरकार को चला रहे हैं, उस चीज की छवि को दूर करने के लिए भजनलाल ने अब जो जवाब देना शुरू किया है अशोक गहलोत को, वो ये बताता है कि भजनलाल अपनी सरकार का नेतृत्व करना जानते हैं। इस चीज का ये मैसेज है, और वो अधिकारियों को भी मैसेज दे रहे हैं कि आप किसी गलतफहमी में मत रहो। वैसे मंत्री तो मुख्यमंत्री मैं ही रहने वाला हूँ,
और कार्य मैं ही करूंगा। आज गोविंद डोटासरा ने कहा उदयपुर एयरपोर्ट पे, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है, संभागीय सम्मेलन, उसमें रंधावा वगैरह सब आए हुए हैं। तो जब पत्रकारों ने इनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि जो भजनलाल की सरकार है इसमें 5 साल तक जनता दुखी रहेगी। अशोक गहलोत ने तो ये कहा कि लोग उनको हटाने की तैयारी कर रहे हैं, और गोविंद सिंह डोटासरा ये कह गए कि 5 साल तो रहेंगे मगर जनता दुखी रहेगी, वो काम नहीं करेंगे और अधिकारी रहेंगे। तो दोनों के मैसेज का फर्क समझिए। तो जब बात कही उनसे कि साहब अशोक गहलोत तो ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो बड़े आदमी है, इट मीन्स व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि अंदर ही अंदर कांग्रेस में जो आप कह रहे हैं ना प्रवक्ता नहीं आया, तो जब ये क्वेश्चन प्रवक्ता के सामने आता तो उसकी स्थिति बड़ी असहज हो जाती। वो गोविंद सिंह पूरी पार्टी की स्थिति हो रही है कि भाई इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री किसी भी आज की तारीख में किसी पोजीशन पे है नहीं, लेकिन चर्चा उनके बयानों की या मुख्यमंत्री तक पर सीधा प्रहार वो जिस तरह से कर रहे हैं, पार्टी बड़ी असमंजस में क्या करे। कहीं न कहीं केंद्र से एक मैसेज भी जरूर होगा, और वो मैसेज क्या आने वाले दिनों में अशोक गहलोत और पूरी कांग्रेस पार्टी को किस रूप में कद उनका आगे छोटा या बड़ा करते दिखेंगे, उसी से और ज्यादा तस्वीर साफ मगर होगी। मीना जी, बीजेपी प्रवक्ता का नहीं आना, मगर बीजेपी प्रवक्ता का नहीं आना, ये बड़ी बात मेरे दिमाग में है कि वो क्यों नहीं आया। कांग्रेस की तो स्थिति समझ आ रही है कि वहां फ्रैक्शन है, पर बीजेपी प्रवक्ता क्यों नहीं आया, वो मेरे लिए बीजेपी के लोग बड़े नाराज हैं कि आप जितने पैनल में लोग हैं उन सब ने उस दिन प्रीति शर्मा जी को इतना जबरदस्त घेर लिया, सब ने मिलके, कि बेचारी महिला अबला हो गई। ये पार्टी का सोचना है, देश की सबसे बड़ी पार्टी का। अब कैसे एक प्रवक्ता जवाब देते देते आप लोगों के, वरिष्ठ लोगों के, और वो भी एक लॉजिकल टीवी डिबेट में या डिजिटल डिबेट में, 1.25 घंटे की डिबेट में 40 घंटा बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं, 40 मिनट माफ कीजिए, 1.25 घंटे की डिबेट में, और उसमें भी उनको लगता है कि बेचारी महिला को घेर लिया। ये उनका कहना है। अब ये कितना सही है, आप लोग ज्यादा अच्छे, क्योंकि आप लोग सबकी उपस्थिति के साथ ही जो कुछ होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, समय होता है, उनको भी समय लेने दीजिए। प्रवक्ता भेजना पार्टी की जिम्मेदारी है। मीडिया का काम अगर विषयों को उठाना है तो राजनीतिक दलों का काम उन विषयों पर पार्टी का मत स्पष्ट करना है। इसलिए हो सकता है कुछ दिन इस तरह की बात से, जो एक आज की तारीख में कहीं ना कहीं एक बात कही जाती है कि दबाव की पॉलिसी से काम करते हैं राजनीतिक दल या कराना चाहते हैं, कम से कम न्यूज़ 24 के साथ ये संभव नहीं है। और आप सबका साथ इसमें बना रहे, और जिस तरह से हमेशा हमने समाज के मुद्दों को आवाज देने की कोशिश की है, हम उस पर लगातार प्रयास करते रहें। तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके लोग आते रहें, अपनी बात रखते रहें, समाज की स्पष्टता होती रहे, यही हमारा मकसद है और जिम्मेदारी भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो तस्वीर इस वक्त समझ में आ रही है वो ये कि इस वक्त अशोक गहलोत जी ने, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री को एक तरफ तो जीवन दान दिया, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने ये कहकर कि भजनलाल शर्मा की कुर्सी छीनी जा रही है, दरअसल उन्हें जीवन दान दिया है। दूसरी तरफ उनके कामों पर हमला कर रहे हैं। तो हर दिन जो अशोक गहलोत जी प्रासंगिक बने रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए, जनता के चेहरे के रूप में अपनी जो जगह है उसे बनाए रखने के लिए, जनता के मुद्दों को जो उठाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री का ये अधिकार भी है और जिम्मेदारी। बात सिर्फ इतनी सी है कि पार्टी उनकी जो है वो इस मुद्दे पर क्या सोचती है। वरिष्ठ नेता के रूप में पार्टी के और राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत भजनलाल सरकार को, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को समय समय पर चेताते रहे, गाइड करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे और मुद्दों की याद दिलाते रहे। कम से कम ये प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसी स्पिरिट से लें तो और भी अच्छा है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।